तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस, सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले देख लो कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डायरेक्टिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था, डायरेक्टिंग क्या होती है, और साथ ही साथ में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पूरी डिटेल के साथ में ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सारे वीडियोज़ को देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक है ना कोऑर्डिनेशन का, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि कोऑर्डिनेशन होता क्या, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स बताओ, और इस बार पूछा भी जा सकता है। ठीक, अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन मतलब कि लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, कि बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच में ही नहीं, चीज़ों के बीच में भी बैलेंस होना चाहिए। वो आपकी लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ है और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ भी रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं कोई भी एग्जांपल दूं तो ये मान लो कि मिस्टर एक्स हैं, इनके 2 बेटे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़की एक लड़का है। ठीक है, तो उस दो अगर ये पैसे दे रहे हैं, पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो जितने एक बच्चे को दे रहे हैं, दूसरी उतनी पॉकेट मनी दूसरे बच्चे को भी देनी चाहिए, है ना। तभी तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, और ऐसा कोई भी फीलिंग नहीं आएगी कि उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। तो इस तरीके से जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट रखता है कि हर एक चीज़ बैलेंस है। ठीक है, लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या होता है कि वो तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन वाला क्या करता है, मान लो कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मान लो कि किसी भी फ़ोन का प्रोडक्शन हो रहा है, फ़ोन बन रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, मान लो कि 800 का टारगेट है, तो ये तो 1200 सारा दिन के अंदर फ़ोन्स को बना रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन को ये क्या करता है 1200 प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्शन वाला। बट मान लो कि अगर जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो सेल्स वाला मैनेजर है, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उतने सेल्स को बेच नहीं पा रहा, उतने ज़्यादा अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा। वो सेल्स डिपार्टमेंट जो है, सेल्स करवाने, उसका काम क्या है कि सेल्स करना बाहर जा करके। अब उससे 800 की जगह अगर वो 1200 बना रहा है फ़ोन को, स्मार्टफोन को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, और सेल्स वाला दिन भर में 500 भी फ़ोन्स को नहीं सही तरीके से बेच पा रहा है, तो इतने जितने सारे फ़ोन्स जो रखे हैं, वो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका जो भी बहुत सारा पैसा होगा वो ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमको क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि दोनों लोग साथ में मिल करके काम कर सकें। या तो हम इसको मोटिवेट कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करो, या हम इसको कुछ और दूसरे काम में लगा सकते हैं कि चलो भाई तुम्हारी क्षमता है 1200 बनाने की, 800 के तुम्हारा टारगेट होता है, तुम 1200 बनाते हो, चलो तुम कुछ दूसरा काम कर लो। ठीक है, तो इसको हम किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं, प्रोडक्शन वाले को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बैलेंस में रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो इतना आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो अभी देख लो कि यहाँ पर जो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इज हिडन, अनसीन एंड इनटेंजिबल फैक्टर। यहाँ पर हिडन का मतलब क्या है कि एक ये ऐसा फैक्टर होता है जो कि हिडन होता है, किसी दिखाया नहीं जाता है। कि देखो जैसे ये पिताजी है ना, तो ये दिखा नहीं रहे कि 50 रुपये देखो मैं तुमको भी दे रहा हूँ तो इनको भी दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता, या फिर ये एक तरीके से हिडन प्रोसेस होता है। ठीक है, अनसीन मतलब इसको ऐसा कुछ शो ऑफ नहीं किया जाता है कि सारी चीज़ें बैलेंस में चल रही है, तो होना ही है। अगर नहीं होगा तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। अगर बैलेंस में सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर सारी चीज़ों का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि एक जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो भी है वो 1 तारीख को नहीं आ रही है। ठीक है, अगर 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, तो 1 तारीख को अगर वो सैलरी नहीं आ रही है तो वो क्या होगा, बैलेंस उसका गड़बड़ा जाएगा ना। वो तो पूरे महीने सही तरीके से काम करके जा रहा है, बट अगर उसको टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्या होगा, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एक हिडन है, अनसीन है, इंटेंजिबल फैक्टर है विच गिव्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, जिससे हमको क्या मिलता है, यूनिटी मिलती है, सारे लोग साथ में काम
काम कर सकते हैं, सारे लोग साथ में चल सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर ये इसके बराबर नहीं पहुंच पा रहा है या फिर ये इसके बराबर टारगेट को नहीं अचीव कर पा रहा है, तो दोनों लोगों को साथ में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिटी को क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इसका प्रोडक्शन कम करवा दें या तो इसकी सेल्स बढ़वा दें। ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट थिंग्स और पीपल सो दे वर्क टुगेदर, जिससे कि सभी लोग क्या कर सके, साथ में काम कर सकें। वर्क टुगेदर मतलब कि लोग साथ में काम कर सकें। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट, जो कोऑर्डिनेशन होता है उससे हम कुछ चीज़ों को इंश्योर करते हैं दैट, जैसे कि सबसे पहले चीज़ है कि एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स द अचीविंग द कॉमन गोल, जिससे कि सभी लोगों का जो भी कॉमन गोल हो वो अचीव हो जाए। ठीक है, मान लो प्रोडक्शन वाला है, उसका काम प्रोडक्शन बनाना है, लेकिन आखिरी का जो फाइनल स्टेप वो है क्या, कस्टमर तक की माल को पहुंचाना, कस्टमर तक माल को सप्लाई करना। बट अगर जो सेल्स वाला है, अगर वो ये काम सही तरीके से नहीं कर रहा है तो कहीं कॉमन गोल अचीव हो रहा नहीं हो रहा। प्रोडक्शन वाला तो अपना काम कर दे रहा जल्दी जल्दी, लेकिन जो मेन और जो कॉमन गोल है वो अचीव नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बैलेंस में होना चाहिए। तो एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स द अचीविंग द कॉमन गोल, सारी चीज़ें क्या होंगी, कॉमन गोल में एक कॉमन गोल फिक्स होना चाहिए और सभी लोगों को उसकी के लिए वर्क करना चाहिए। देन सेकेंड है हमारा कि ऑल एम्प्लॉयज़ आर अवेयर फॉर दिस स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि सभी लोग जितने भी होने चाहिए कि अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अवेयर होने चाहिए कि उनको क्या करना है, कितने टाइम पे क्या करना है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन का ये भी सीधा सा मतलब बन सकता है। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर पे है कि देयर इज अ प्रॉपर सुपरवाइजर एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि प्रॉपर सुपरवाइजर, जो भी सुपरवाइजर्स जो भी होते हैं, और कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप सारी चीज़ों को बैलेंस में रखोगे तो आपकी जो भी चीज़ें होंगी प्रॉपर कंट्रोल में होंगी और लोगों को आप क्या कर सकते हो, सुपरवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो जो दोनों लड़के हैं, अगर दोनों लड़कों को 50-50 रुपए दिए जा रहे हैं, पिताजी जो दे रहे हैं, ठीक है, तो ये लड़के कल को सवाल नहीं उठाएंगे कि आपने उसको ज़्यादा दिया था, मुझे कम दिया था, इस वजह से ऐसा हो गया, मैं असफल रहा, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे ना। तो प्रॉपर सुपरवाइजन भी हो सकता है और प्रॉपर कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है कि एवरी एम्प्लॉय परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाइंड प्लान्स, मतलब कि जो पहले से डिफाइंड जो भी प्लान्स जो भी हैं डिफाइन हो चुके हैं, उस तरीके से उसके अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कितने टाइप के होते हैं। एक तो इंटरनल फैक्टर होता है, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इंटरनल फैक्टर्स जो भी कंपनी के अंदर ही आते हैं, जैसे कि जो भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे, ठीक है, तो उनके बीच में हमको क्या करना रहता है, उनके बीच में बैलेंसिंग करके रखना होता है। वहीं जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात होती है तो उसके अंदर मार्केट भी आता है, सप्लायर भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी आता है, तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। जैसे कि अगर मान लो कि मार्केट की बात करें तो अगर हमको पता है कि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें नहीं बिक रही, मान लो कि होली का टाइम आया, होली के समय में फ़ोन्स की ज़्यादा सेल्स बढ़ गई, तो हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करके चीज़ों को पहले से बताना पड़ेगा कि होली के टाइम में क्या होती है, ज़्यादा सेल्स बढ़ जाती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करके रखो जिससे कि हमारी जो भी सेल्स हो वो कम ना पड़ जाए। ठीक है, सप्लाई कितने ज़्यादा लोग सप्लाई करते हैं, मान लो ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो कहीं मान लो जाम लगता है या फिर कहीं भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो उसके बीच में भी हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कि जिससे कि जल्दी से हम अपना सामान रखें, मे बी कि कभी लेट हो जाए ट्रांसपोर्ट को, किसी भी जो भी गाड़ी आती है तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से पहुंचा सकते हैं, हम अपना माल रेडी रखें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके एक साथ चल सकते हैं। वहीं इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से मत जाओ। वर्टिकल का मतलब ये समझ लो कि जो भी टॉप लेवल होता है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट तरीके से कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए सारी चीज़ें उसके लिए इक्वल होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को आपस में कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात करी जाती है तो आपस में जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपस में बैलेंसिंग रखते हैं, आपस में एक दूसरे से कंसर्न करके लोग क्या करते हैं कि आपस में ही बैलेंस रख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी सेल्स नहीं हो रही तो हम अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं, या फिर तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो तुम मेरी थोड़ी सी सेल्स करवा दो। तो इस तरीके से आपस में ही कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। वहीं डायगोनल की बात करते हैं तो डायगोनल में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड्स होते हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के सबऑर्डिनेट्स यानी कि एम्प्लॉयज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डायगोनल
कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो बना करके लिख सकते हो आप। ठीक है, अभी देख लो कि इंपॉर्टेंस क्या होती है कोऑर्डिनेशन की। तो यहाँ पर सबसे पहले कि हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको आप हैंडल कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन से आप क्या कर सकते हो, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, जो भी बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें चल रही है, उनको आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट करके आसानी से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों को बैलेंस करके जो भी आपके पास में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सारी प्रॉब्लम्स से, कॉम्प्लेक्सिटी से आप क्या कर सकते हो, उनको हैंडल कर सकते हो। देन सेकंड आता है कि यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एफर्ट्स, यानी कि आपकी जो भी यूनिटी एफर्ट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव हो, उन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, एक यूनिटी में सभी लोग साथ में काम करके चल सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है कि इजी टू अचीव द फिक्स टारगेट, जिससे कि आप जो भी टारगेट है अगर सभी लोग साथ में चलेंगे तो फिक्स टारगेट को अचीव कर लेंगे। देन फोर्थ नंबर पे आता है कि जो आपकी कॉस्ट होती है इससे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन वाला एक साथ तो बना करके रख दे रहा, भर के रख दे रहा कि 1200 की सेल नहीं है लेकिन फिर भी वो 1200 भर के रख दे रहा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, मान लो कि उसमें से डैमेज भी हो सकता है, तो ये क्या होगी, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, बच सकती है, रेड्यूस कॉस्ट। देन फिफ्थ नंबर पे आते हैं कि स्टाफ स्टेबिलिटी, जो स्टाफ होते हैं अलग अलग, जो अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं उनकी भी स्टेबिलिटी आती है, जैसे कि एम्प्लॉय टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव, इफेक्टिव एंड मोर हैप्पी, जिससे कि लोग जो भी होते हैं अगर सबके बीच में बैलेंस होगा तो सभी लोग क्या होंगे, मोर प्रोडक्टिव होंगे, इफेक्टिव होंगे और सभी लोग क्या होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है, और ये क्या लिखा है, बैलेंसिंग, यहाँ पर बैलेंसिंग लिखा है। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, बैलेंसिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एफर्ट, जिससे कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स को क्या कर सकते हो, आप बैलेंस कर सकते हो उनके एफर्ट्स को। ठीक है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको कोऑर्डिनेट बैलेंस करके सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, उनसे ऑप्टिमम यूज़ ले सकते हो। फिर इंक्रीजिंग कंपनी इमेज, जिससे कि आपकी इमेज भी क्या हो सकती है, अच्छी बढ़ सकती है। अगर देखो एम्प्लॉय खुश रहेगा, अगर आप एम्प्लॉय को बैलेंस करके रखोगे तो वो खुश रहेगा, तो वो भी बाहर बताएगा कि मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इससे आपकी जो कंपनी होगी उसकी भी इमेज ग्रो करेगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की टाइप क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करिएगा। ठीक है, और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।